नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मयूर नॉवेल्स एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा प्रकरण जो है क्रिया चल रहा था, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे और प्रयोग और संरचना के आधार पर हमारे क्रिया के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं एक बार देखिएगा। प्रयोग और संरचना के आधार पर जो क्रिया के कितने भेद माने गए हैं, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं वो कितने माने गए हैं, 8 माने गए हैं। संरचना के आधार पर क्रिया भेद बात करेंगे प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया भेदों की, जिसमें क्रिया के कुल 8 भेद माने गए हैं। क्रिया के भेद कितने माने गए हैं, 8 माने गए हैं। उसमें से 6 की बात हम कर चुके हैं। 6 की बात जो है हम पहले कर चुके हैं। सबसे पहले हमने सामान्य क्रिया, फिर हमने संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया का हमने अध्ययन कर लिया है। और आज हमारा जो है इसमें 7वां भेद रहेगा। 6 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सहायक क्रिया। आज हम किसका अध्ययन करेंगे, सहायक क्रिया का अध्ययन करेंगे। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। उसमें से आज हमारा जो बिंदु रहने वाला है वो रहने वाला है सहायक क्रिया का। किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। किसी भी वाक्य के अंदर अगर मुख्य क्रिया की कोई क्रिया सहायता कर रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। चलिए विद्यार्थियों उदाहरण देखते हैं। जैसे भाविका ने पुस्तक मेज पर रख दी है। उदाहरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले परिभाषा को देखिएगा। किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया की क्या करेगी, सहायता करने वाली क्रिया को ही हम सहायक कहते हैं। सहायक का अर्थ ही होता है सहायता करना। क्या होता है, सहायता करना। यहाँ पर कौन सी क्रिया सहायक क्रिया होगी, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले आपको मुख्य क्रिया छांटनी है। भाविका ने पुस्तक को मेज पर रख दी, मुख्य क्रिया क्या है, रखना। यहाँ पर मेज पर रखना ये क्या है, मुख्य क्रिया है। और मुख्य की सहायता कौन कर रही है, दी, जो देना है ना, दी, रख दी है। यहाँ पर ये जो दी है ये क्या है, सहायक क्रिया है। ये मुख्य क्रिया है रखना, मुख्य क्रिया क्या है, रखना। और यहाँ देना जो है, दी है, यहाँ पर देना क्रिया ये जो है ये क्या है, इसके साथ में प्रयुक्त हुई है, लेकिन ये इसकी क्या कर रही है, सहायता कर रही है। जब भी किसी वाक्य के अंदर मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हम एक और उदाहरण लिखते हैं। हम पढ़ते रहते हैं। यहाँ पढ़ना तो मुख्य क्रिया है, लेकिन रहते हैं ये शब्द जो आया है यहाँ पर ये क्या है, मुख्य क्रिया की। हम पढ़ते रहते हैं, ये एक उदाहरण। और ये दूसरा उदाहरण, हम पढ़ते रहते हैं। रहते जो शब्द आया है ना, रहते हैं, ये यहाँ पर जो है मुख्य क्रिया की क्या कर रही है, सहायता कर रही है। इसलिए ये कैसी क्रिया होगी, ये भी जो है सहायक क्रिया होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि सहायक क्रिया जो है वो क्या होती है। जब किसी वाक्य के अंदर मुख्य क्रिया की जो क्रिया सहायता करती है उसी क्रिया को हम जो है क्या कहते हैं, उसी को हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब हमारा प्रयोग और संरचना के आधार पर इसका अंतिम भेद है वो कौन सा है, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, सजातीय क्रिया। कौन सी है, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया कौन सी है, सजातीय क्रिया। नाम से विद्यार्थियों स्पष्ट है, आप सभी को पता होगा कि हम जो है 8 भेद पढ़ रहे थे और 8वां जो हमारा अंतिम भेद है जो कौन सा है, सजातीय क्रिया। वे क्रियाएं जहां हम कह सकते हैं कर्म और क्रिया दोनों ही एक धातु से मिलकर के बनते हैं। वे क्रियाएं जिनके अंदर कर्म और क्रिया दोनों ही एक धातु से अगर मिला हुआ मिल जाए, दोनों की समान जाति हो, तो उसी हम कहते हैं सजातीय क्रिया। लिखिए विद्यार्थियों इसमें परिभाषा, सभी वे क्रियाएं
वे क्रियाएं जिनमें कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर के अर्थात समान धातु से निर्मित होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं समान धातुओं से निर्मित हो तो उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। सजातीय क्रिया कहते हैं। एक बार विद्यार्थियों पुनः देखिएगा, वे क्रियाएं जिनमें कर्म और क्रिया दोनों ही एक ही धातु अर्थात हम कह सकते हैं समान धातुओं से निर्मित होती हो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, दिव्या मीठी हंसती हैं। यहाँ पर देखिए ये कर्म है, हंसी जो है यहाँ पर क्या है? कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है और हंसना यहाँ पर क्रिया है। दोनों ही हंस धातु से बनी हैं। तो विद्यार्थियों मैं कह सकता हूँ कि वे क्रियाएं जिनके अंदर कर्म, ये कर्म है, कर्म में हंसी आया है और हंसना भी क्या है? यहाँ पर क्रिया है। दोनों ही एक धातु से मिलकर के बनी है। दोनों में ही कौन सी धातु है? हंस धातु है दोनों में। तो कहने का अर्थ ये है कि दोनों में समान जब धातुएं हो तो उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? सजातीय। कर्म और क्रिया दोनों में समान धातुएं हो तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यहाँ पर लड़ना क्या है? यहाँ पर जो लड़ाई शब्द आया है यहाँ कर्म है और उसके बाद में लड़ी जो है ये क्रिया। दोनों ही एक धातु से मिलकर के बने हैं, इसलिए जो है इसमें भी कौन सी क्रिया होगी? सजातीय क्रिया होगी। उसी प्रकार से महेश ने खूब रोना रोया। महेश ने खूब रोना रोया। यहाँ पर ये जो रोना है और लास्ट में रोया है, यहाँ पर ये कर्म होगा। यहाँ पर ये कर्म है और अंतिम में रोया जो है ये क्या होगी? क्रिया। तो कहने का अर्थ विद्यार्थियों यह है कि जब किसी वाक्य के अंदर कर्म और क्रिया दोनों ही जिनमें समान धातुओं से मिलकर के बनते हैं, ऐसी स्थिति में वो कौन सी क्रिया होती है? सजातीय क्रिया होती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रिया के जो भेद हैं प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के माने गए हैं, जिसमें हमने सभी का अध्ययन कर लिया है। सबसे पहले हमने सामान्य क्रिया पढ़ी, उसके बाद में संयुक्त क्रिया को पढ़ा, फिर पूर्वकालिक क्रिया पढ़ा, फिर प्रेरणार्थक क्रिया को पढ़ा हमने, और उसके बाद में जो है हमने नाम धातु क्रिया पढ़ी, फिर कृदंत क्रिया पढ़ी, उसके बाद में सहायक क्रिया और अंतिम में सजातीय क्रिया को पढ़ा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेदों का अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।